आज की क्लास में रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका एक फायदा ये है कि आपके जो रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो आप कर ही सकते हो, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। साथ में ये मैंने इस तरह से फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस कि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसके बाद मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ इनको डिस्कस करना। सबसे पहला वाला जो हमारा है वो है कि न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर का है ये। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस वाले हैं उसमें चार ही प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं। क्यों है लाइफ प्रोसेसेस, क्यों है इनको हम लाइफ प्रोसेसेस क्यों कहते हैं, जबकि हमारी बॉडी के अंदर और भी प्रोसेसेस हो रही है, जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हम इन चार जो प्रोसेसेस हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कह रहे हैं बिकॉज दीज फोर प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। कोई आदमी कोमा में भी है ना तो उसके अंदर भी ये चारों चीजें हो रही हैं, इनमें से एक भी चीज का स्टॉप होना मतलब लाइफ नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज फोर प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब ये हो गया। नंबर 2 है मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद लाइफ। सो आपका जो एनसीईआरटी में जहां पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है लाइफ प्रोसेसेस का, वहां उन्होंने बोला है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है ना, जिससे सस्टेनेंस ऑफ लाइफ हो रही है, जिससे तो ये लाइफ से एसोसिएटेड है। क्योंकि आप जैसे अपने पॉरीफेरा के जैसे होते हैं ना स्पॉन्जेस, वो एकदम स्टेशनरी मतलब वो नॉन मोटाइल हैं, एक जगह पे रहते हैं, स्टिल वो लिविंग है क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन रिच वाटर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर बाहर आ रहा है। इसका मतलब उसके उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो मूवमेंट, कभी कभी ना कोई चीज जैसे रुकी हुई है, वो उसको मतलब दिख नहीं रहा उसमें लाइफ है, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो एक लिविंग एंटिटी मानी जाएगी। तीसरा है कि वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग। वायरस को बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं नॉन लिविंग मानते हैं, वायरस क्रिस्टल बोलते हैं, और वायरस कई बार लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि आउटसाइड अ लिविंग बॉडी उनका कोई उनको मतलब ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उनके अंदर कोई और प्रोसेस हो रहा है, वो सारा का सारा होस्ट बॉडी का सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लिविंग नहीं मानते। जैसे कोविड-19 का वायरस है, अगर हम हाथ धो रहे हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो वो मर जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगला है रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सो आपने पढ़ा होगा इसको बहुत बार, सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं, डाइजेशन को नहीं बोल रहे हम सेलुलर डाइजेशन, लेकिन रेस्पिरेशन को बोल रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। और ये कहां हो रहा है, ये लंग्स में नहीं हो रहा है, ये कहां पे हो रहा है, सेल्स में जाके हो रहा है। सेल्स में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, इसलिए जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब हमने सेल्स को भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला था ना, तो वहां पे भी हमने बोला था कि भाई जो प्रोसेसेस हैं दे आर एट अ सेलुलर लेवल। तो उसी चीज को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। फिर अगला आ गया है, वी नीड डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी बट अमीबा डजंट। तो उसका रीजन ये है कि अमीबा की तो यूनिसेलुलर बॉडी है, उसने बाहर से फेगोसाइटोसिस किया और खाना खा लिया, डाइजेशन कर लिया एक वैक्यूल में और फिर रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन उसको लेनी है एयर से ली, उसकी यूनिसेलुलर बॉडी। हमारी बॉडी है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी। अगर हम ये सब चीजें डिफ्यूजन से करना चाहेंगे ना, तो डिफ्यूजन तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल दोज सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर बॉडी रिमेन लिविंग if it is for diffusion. So we need different systems for different functions, because आपने देखा होगा कि अगर रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना, वहां भी एक्चुअली हो तो वहां पे भी डिफ्यूजन रहा है, लार्ज सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा के, नेफ्रॉन में भी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, विलाई में भी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, लेकिन उसके लिए एक ऐसा एलैबोरेट सिस्टम रखा गया है, बनाया गया है या डेवलप हो गया ओवर द टाइम कि वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी डिफ्यूजन के उससे भी वो सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज अमीबा जैसे उसको कोई जरूरत नहीं है इन सिस्टम्स की, क्योंकि वो सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल यूनिसेलुलर बॉडी है। फिर उसके बाद अगला है बाइल जूस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। सो बाइल जूस में ना एंजाइम्स नहीं होते हैं, स्टिल इट्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वो होता है एसिडिक, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम आ रहा है ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियास से, उसको वर्क करने के लिए चाहिए एल्कलाइन मीडियम। तो अगर बाइल जूस उसको एल्कलाइन नहीं बनाएगा ना, तो ट्रिप्सिन उसमें प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकता है। और साथ में जब बाइल जूस आ रहा है तो फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, सो दैट लाइपेज कैन एक्ट
एफिशिएंटली। तो पैंक्रियाज का जो एंजाइम्स है लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो कि फैट और प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, वो बाइल जूस की एब्सेंस में ना ठीक से नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए बाइल जूस जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है वी डू स्टार्च टेस्ट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज टेस्ट टू शो दैट फोटोसिंथेसिस हैज अकर्ड। हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं फूड मॉलिक्यूल को या लीफ को, और वो जब ब्लू ब्लैक हो जाती है तो हम बोलते हैं हाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि स्टार्च का टेस्ट है वो। तो स्टार्च का टेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बन रहा है ना, बन तो ग्लूकोज रहा है, लेकिन ग्लूकोज जो बन रहा है वो एक्चुअली किसके फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, स्टार्च के फॉर्म में, इसलिए हम करते हैं स्टार्च टेस्ट। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आपको मैंने फिर से बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चीज समझ नहीं आई तो दोबारा उसको सुनो। और तो अब ये 8 नंबर से दूसरी शीट है, अब आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So 8 नंबर है desert plants do not open their stomata for photosynthesis in daytime because अगर वो daytime they will open their stomata during daytime they will lose water which is very essential for them, it is scarce ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं दिन में अपने स्टोमेटा नहीं खोलते हैं, रात के टाइम में अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, और उस समय में ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड दिन में सनलाइट उस पर एक्ट करती है और फिर वो ग्लूकोज वगैरह बनता है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस का बाकी, यानी कि 2 स्टेप्स में हो रही है, एक रात में और एक आगे दिन में, ठीक है। नाइट टाइम दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड with carbon dioxide and then that intermediate compound जो कि रात में हमने ले लिया था स्टोमेटा से, that intermediate compound will be acted upon by sunlight during daytime and the photosynthesis process is performed. उसके बाद आपका 9th नंबर आता है water has a big role to play in functioning of stomata। तो आपको पता है स्टोमेटा क्या होते हैं, ये रहे स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती है इस तरह से। तो ये जो है आपको ये बनाना है ऐसे, इसका डायग्राम आता है बहुत बार, वो आप लोग गलत करते हो, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर, ठीक है ना, ओपनिंग। इसमें आप लोग कई बार न्यूक्लियस वगैरह लिख देते हो, ओपनिंग इसके आता है, और ये यहाँ बाद में यहाँ सेल्स है बाकी। इनफैक्ट स्टोमेटा जो है ना वो ओनली सेल्स है एपिडर्मिस की जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं और गैप होता है, अदरवाइज बाकी एपिडर्मल सेल्स में गैप नहीं होता। तो ये पोर है, एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। न्यूक्लियस आप ऐसे बड़ा बड़ा बना सकते हो। तो क्या होता है कि ये स्टोमेटल पोर जो है, ये इसमें क्या होता है, जो गार्ड सेल्स है उनमें पानी जाता है, दे स्वेल, ठीक है, एंड द स्टोमेटल ओपनिंग, ये जो ओपन हो जाता है स्टोमेटल पोर, एंड व्हेन दे श्रिंक, जब उनमें से पानी निकल जाता है, दे श्रिंक, एंड उसके बाद वो पोर जो है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। सो क्या है, वाटर हैज अ बिग रोल टू प्ले। जितने भी तरह का मूवमेंट होता है, चाहे टच मी नॉट में प्लांट में जो लीव श्रिंक होती है ना, वो भी वाटर के मूवमेंट से होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाटर के मूवमेंट से स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोज हो रहे हैं, और वो फिर बाकी सारा फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद अगला है लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल बिफोर परफॉर्मिंग स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं हम हर तरह से कर रहे हैं, जहां पर हम बोल रहे हैं लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह के जितने भी टेस्ट है हमारे, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वहां पे हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हम डिस्टार्चिंग कर रहे हैं, डिस्टार्चिंग के बाद हम लीफ को प्लग कर रहे हैं, हम उसको अल्कोहल में बॉइल कर रहे हैं। तो वो जो अल्कोहल में बॉइल हो रही है, उस मतलब जो क्यों बॉइल कर रहे हैं हम, फिर अल्कोहल में बॉइल करने का रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि अल्कोहल में जब लीफ को धोते हैं वो कलरलेस हो जाती है, लेकिन स्टार्च नहीं डिसॉल्व होता अल्कोहल में, ठीक है ना। तो उसमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो चला जाता है। तो वो ग्रीन कलर जो स्टार्च का ब्लू ब्लैक कलर है ना, उसके साथ इंटरफेयर ना करे, आपका साफ साफ ब्लू कलर दिखे, ब्लू ब्लैक कलर, उसके लिए ये क्या करते हैं, अल्कोहल में बॉइल करते हैं। उसके बाद अगला है द वैक्यूल इन अमीबा इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, और कहीं पे हम इसको फूड वैक्यूल नहीं बोलते हैं, प्रोटोजोन्स में हम इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, फूड इस फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। उनके पास इंटेस्टाइन तो है नहीं, ना ही एलिमेंट्री कैनाल, तो फूड जब उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम उस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सेल्स की वैक्यूल से अलग है। अच्छा, उसके बाद अब आपका आ गया 12th वाला, दो बोथ सक न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड, फंगी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पैरासाइट्स। तो फंगी क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स बाहर छोड़ते हैं
और जो डेड एंड डीकेइंग मटेरियल होता है उसको कुछ पार्शियल डाइजेशन कर लेते हैं और जब वो हो जाता है तो उसको सक कर लेते हैं अपने राइजोइड से, ठीक है ना। लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं वो ये तो डेड एंड डीकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन सक कर रहे हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से न्यूट्रिशन को सक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया, पैरासाइट्स में और फंगी में, जो कि क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। उसके बाद 13 है कि बॉइलिंग ऑफ एल्कोहल शुड बी डन इन डबल बॉयलर। यहाँ पे हमने कहा था कि हम एल्कोहल में बॉईल कर रहे हैं, तो ये बॉइलिंग हमेशा इस तरह के डबल बॉयलर के अंदर होती है। यहाँ पे एल्कोहल और यहाँ आपने ये लीफ डाली हुई है ना, इस तरह से। तो ये डबल बॉयलर में क्यों डाल रहे हैं, यहाँ पे है वाटर और ये हमारा इसके अंदर एल्कोहल है और इसके अंदर फिर लीफ है। तो इसका रीजन क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल को होता है 78। बाहर वाले कंटेनर में जब वाटर बॉईल होगा तब तक क्या होगा, एल्कोहल भी बॉईल होने लग जाएगा, है ना, क्योंकि उसका तो बॉइलिंग पॉइंट लेस है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे ना तो आग पकड़ सकता है, बिकॉज एल्कोहल क्या है, जो वोलेटाइल बिकॉज एल्कोहल क्या है, जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, इट मे कैच फायर, तो प्रिकॉशन के लिए। उसके बाद 14th आपका है, काउज एंड हॉर्सेस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन। यस, हमारी बॉडी में जो आपको पता है सारी सेल्स के अंदर जो प्लांट सेल्स होती है उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और वो सेलुलोज हमारी बॉडीज के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो रफेज का काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है, जो चेम्बर है, वो नहीं है। लेकिन जो ग्रास सीटिंग एनिमल्स होते हैं, जो हर्बिवोर्स होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है और उसमें एक अलग चेम्बर होता है जहां पे एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ये जो है उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है, हमारी नहीं होती, ठीक है।